स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम लिया गया है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को लेकर। जैसे कि आपको पता है, भारत के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं, जैसे कि आपका FDI आप सुनते होंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वैसे ही भारत के लोग भी तो बाहर के देशों में निवेश करते हैं, राइट? तो उसको कहा जाता है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। अब उसमें भी आपको डायरेक्ट और पोर्टफोलियो दोनों देखने को मिलता है। तो इसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कुछ नए नियम जारी किए हैं ताकि जो डिफॉल्टर लोग हैं वो यहां पर इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। ये आप देख सकते हो, गवर्नमेंट इशू कंसोलिडेटेड ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। कई सारी चीजें हैं जो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी 22 अगस्त से स्टडी IQ के बैच में स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी आपके पास टाइम है तो जल्द से जल्द आप इसको ज्वाइन करिए, क्योंकि यहां पर जो अफोर्डेबल रेट्स पर हम सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, आप ये कोर्स को अवेल कर पाओगे। और इसके अंदर कई फीचर्स हैं, जैसे कि मेंटरशिप दी जाती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का फायदा उठा रहे हैं, उनके में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि आपको पता ही होगा अल्टीमेटली जो आपकी रैंक आती है वो आंसर राइटिंग के माध्यम से ही आता है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं, आप इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अभी मंडे को ही फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल्स 2022 जारी किया है। अब देखो, पहले क्या था कि एक 2015 में भी रूल आया था, यहां पर आप देख पाओगे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशंस एंड ट्रांसफर्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वाला जो रूल है, इसको भी इसी रूल के अंदर सबअज्यूम कर लिया गया है। मतलब ये वाला रूल भी जो है वो 2022 के रूल के अंडर ही आ जाएगा। लेकिन इस पर्टिकुलर रूल में जो लेटेस्ट लाया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई है कि भारत में अक्सर आपने देखा होगा कुछ विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं। देखो, एक होता है कि सपोज आपने कोई बिजनेस चालू किया, आपको कोई लोन चाहिए, तो आपने स्टेट बैंक से, ICICI बैंक से, कई जगह से लोन ले लिया और आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उस केस में अब हो सकता है कि आपका बिजनेस लॉस में चला जाए, कोई जरूरी थोड़ी है। तो उस केस में क्या है कि जो आपकी कंपनी है उसके ऊपर लायबिलिटी रहती है। लेकिन मान के चलो, अगर आपने जानबूझकर उस पैसे का गलत इस्तेमाल किया, आपने SBI से कहा था मैं 2 करोड़ आपसे लेना चाहता हूं, ये मैं बिजनेस में निवेश करूंगा, लेकिन आपने वो पैसा उठाकर अपने पर्सनल यूज में ले लिया, तो वो तो क्या है, वो तो विलफुल डिफॉल्टर कहलाएगा। आप पैसे रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो उस केस में जो इंडियन रेसिडेंट है उसके ऊपर एक तरह से पाबंदी लगाने की कोशिश की गई है कि अगर आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, विलफुल डिफॉल्टर हो, अगर आप पैसे नहीं रिटर्न कर रहे हो, तो यहां पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। इसके बारे में मैं आपसे और चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन यह आता है कि कौन लोग भारत के बाहर निवेश कर सकते हैं। सपोज आपको यूके में निवेश करना है तो कितना कर सकते हो, US के अंदर निवेश करना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो, इस रूल के तहत सरकार ने बहुत सरल चीजें बनाने की कोशिश की हैं। एनी रेसिडेंट इन इंडिया, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, आप भारत के अंदर रहते हो, तो आप फॉरेन एंटिटी में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। आपको पता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जब हम कहते हैं तो इसका सिंपल अर्थ ये हुआ कि आप इक्विटी में निवेश कर रहे हो, शेयर मार्केट हो गया, मतलब आप उसके स्टेक को जस्ट ले रहे हो। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब आप कोई एक पर्टिकुलर एसेट को खरीदते हो, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है किसी बिजनेस में। ज्यादातर हम इस तरह से जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहां पर अगर या तो आप इक्विटी ले रहे हो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या फिर आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वो कोई भी भारतीय सिटीजन यहां पर इसको ले सकता है। लेकिन साल के एंड में, हर साल के एंड में 31 दिसंबर को आपको सरकार के पास जो एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है उस कंपनी की, मान लो कंपनी ABC, ये आपका लंदन में बेस्ड है, आपने इसके अंदर 5% स्टेक ले लिया, 12% ले लिया, मान लो 20% स्टेक ले लिया, ठीक है, तो उस केस में आपको इस कंपनी का हर बार साल के एंड में यहां पर एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भारत सरकार के पास जमा करना होगा। यह एक सिंपल सी चीज है। लेकिन हां,
अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% से कम है, कोई कंपनी है अगर आपका उसमें स्टेक 10% से कम है, तो इस केस में आपको ये जमा करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि इससे आप समझ रहे होंगे कि भारत सरकार इसको सरल बनाना चाहती है कि अगर आपका 10% का स्टेक है तो कोई बात नहीं, आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आप सिंपली अपना जो पैसा है वो बाहर निवेश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कितना कर सकते हैं, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना कर सकते हैं। देखो यहां पर सरकार ने यह कहा है कि एनी रेसिडेंट इंडिविजुअल कैन मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सीलिंग अंडर LRS ऑफ RBI। LRS क्या है? बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हर एक भारतीय नागरिक के ऊपर यहां पर एक सीलिंग लगा रखी है कि आप भारत से बाहर एक साल के अंदर इससे ज्यादा पैसा नहीं ले जा सकते। उसको कहा जाता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, और इसके तहत $2,50,000, ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं डॉलर की, $2,50,000 तक ही आप भारत से बाहर ले जा सकते हो अगर आप एक इंडिविजुअल हो। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मान लो आपके पास कितना भी पैसा हो भारत के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा पैसा उठाकर बाहर ले जाओगे। अगर ले जाते हो तब तो वो इलीगल कहलाएगा, लेकिन $2,50,000 तक ही बाहर ले जा सकते हैं। तो इतना ही आप निवेश कर सकते हो इंडिविजुअल के लिए। अब क्वेश्चन है कि कॉर्पोरेट्स के लिए क्या है, मतलब जो कंपनी है, मान लो आपकी कोई कंपनी है भारत के अंदर, वो कंपनी किसी दूसरे कंपनी में लंदन में, न्यूयॉर्क में पैसा निवेश करना चाहती है, उस केस में भारत सरकार ने यह कहा है कि आपकी कंपनी जो है भारत के अंदर, उस कंपनी का 50% से ज्यादा नेटवर्थ आप निवेश नहीं कर सकते। मान लो आपकी कंपनी का नेटवर्थ है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, 1 करोड़ रुपए आपकी कंपनी का नेटवर्थ है। तो यहां पर अगर आप बाहर, आपकी कंपनी ये बाहर निवेश कर रही है, तो 50 लाख से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती, इस नेटवर्क का 50% से ज्यादा निवेश नहीं कर सकती। ये सिंपल सा फंड है। अब हम आते हैं कि यहां पर सरकार ये सारी चीजें क्यों कर रही है। सरकार का ये कहना है कि आज के डेट में जो इंटीग्रेटेड ग्लोबल मार्केट है, इंडियन कॉर्पोरेट्स को भी आवश्यकता पड़ती है ग्लोबल चेन में शामिल होने की। मान के चलो आपका कोई ऐसा बिजनेस है भारत के अंदर, उस बिजनेस का कोई कंपोनेंट मान के चलो इजराइल में बनता है या फिर यूएस के अंदर बनता है, तो आप सोचोगे ना कि मैं किस तरह से उस बिजनेस के अंदर आ सकूं, तो आपको निवेश करने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले क्या था कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता था, अप्रूवल लेना पड़ता था। वो सारी चीजें सरकार ने इस नियम के तहत हटाने की कोशिश की है और यहां पर इसको सरल बनाया है। बेसिकली बिजनेस जो हम कहते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको सरल बनाने की कोशिश की है। और इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया गया है कि पहले चीजें यहां पर आपको करानी पड़ती थी, अप्रूवल रूट के थ्रू होता था। आज के डेट में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक रूट हो गया, आपको जो भी निवेश करना है आप बाहर बिना सरकार के इजाजत के कर पाओ, ऐसा किया गया। और आरबीआई के साथ मिलकर सरकार ने इसको फर्दर इंप्रूव करने की भी कोशिश की है। लेकिन इसमें यहां पर सरकार ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि जो गलत काम करते हैं भारत के अंदर, उनको रोका जाए भारत से बाहर पैसा ले जाने से, ठीक है। तो एनी इंडियन रेसिडेंट जो कि विलफुल डिफॉल्टर है और सीबीआई ने उसको इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखा है, ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के अंदर रखा है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंदर ये रखा गया है, तो उस केस में उसको पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा सीबीआई से। मतलब मान लो सीबीआई से यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसके ऊपर और विलफुल डिफॉल्टर है, तो उस केस में आप उसको सीबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि क्या मैं निवेश कर सकता हूं कि नहीं। अगर सीबीआई ने कहा निवेश कर सकते हो तब तो कर पाओगे। अब इसमें भी सरकार ने सरल बनाया है। सरकार ने कहा है कि अगर आपने एप्लीकेशन फाइल कर दिया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए और 60 डेज तक आपके पास कोई जवाब नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली यहां पर यह माना जाएगा कि आप निवेश कर सकते हो। तो यह भी सरकार ने इसको सरल बनाने की कोशिश की है। इसके अलावा एक और चीज यहां पर सरकार ने किया है कि आप भारत के बाहर उन चीजों में निवेश नहीं कर सकते जैसे कि रियल इस्टेट बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग का बिजनेस हो गया, फाइनेंशियल प्रोडक्ट वाली जो चीजें लिंक्ड होती हैं जिसमें आरबीआई का अप्रूवल नहीं है, इस तरह की चीजों में आप निवेश नहीं कर सकते। तो आई होप दोस्तों यहां पर आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने यहां पर चीजों को सरल बनाया है और उन लोगों को पेनलाइज करने की कोशिश की है जो जानबूझकर पैसा गलत तरीके से भारत में कमाते हैं और उसको बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब कुछ है आपका। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी ऑन एफडीआई। एफडीआई की पॉलिसी के लिए जो सबसे नोडल डिपार्टमेंट है भारत के अंदर, इन 4 में से कौन सा है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप काफी अफोर्डेबल रेट्स पर कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।